हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं जो बीकॉम थर्ड ईयर में हमारे यहाँ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है, क्योंकि आपकी क्लासेस तो जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, लगभग 1 सितंबर से तो जनरली सभी कॉलेजेस में हो ही चुकी हैं। तो मैं ये आपको बीकॉम थर्ड ईयर में जो सीसीएस यूनिवर्सिटी में पेपर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, तो उसका जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है कि इशू ऑफ शेयर्स, तो उसका मैं आज क्लास नंबर 3 जो है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि इसके मैं 2 लेक्चर ले चुका हूँ, 2 क्लासेस मैं ले चुका हूँ। तो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वो मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग डिटेल स्टडी। तो उसमें तो मैं थ्योरी पोर्शन आपको समझाऊंगा, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल भी समझाऊंगा, है ना। वो न्यूमेरिकल मैं आपको इसलिए समझाऊंगा ताकि जो है आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो न्यूमेरिकल्स का क्लियर हो जाए। बाकी उसके बाद जो एमसीक्यूज़ मैं आपको समझाऊंगा, तो एमसीक्यूज़ जो है उसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की एमसीक्यूज़ वाली प्लेलिस्ट है 2 प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर, जिसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी के पेपर्स हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और बाकी जो है उसमें जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की चैप्टर वाइज है, तो मैंने हालांकि 6-7 महीने पहले मैंने करवा दिए थे, लेकिन एक बार मैं अब दोबारा से एमसीक्यूज़ जो है वो मैं करवा रहा हूँ। उसमें कुछ 2-4 क्वेश्चन में मिस्टेक भी रह जाती थी, तो आप लोग कहते थे कि सर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक रह गई है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस बार मिस्टेक ना रहे, ठीक है ना। तो मैं इसमें अब आपको थ्योरी वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। इसके बाद मैं बहुत जल्दी जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी शुरू कर रहा हूँ, तो बुक भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि कौन सी बुक जो है वो बढ़िया रहेगी। तो इसमें आप जो है मेरी टीचमेंट आईडी भी नोट कर लीजिएगा, तो उस पर भी मैं कुछ दिन में पढ़ाऊँगा। कुछ स्टूडेंट्स मेरे में उसमें हो चुके हैं। तो मेरी आईडी है 33794096 मैं रिपीट कर रहा हूँ 33794096 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो चलिए, आज तीसरी क्लास है इसकी शेयर कैपिटल की। तो ये सभी यूनिवर्सिटीज़ में ये पेपर है, और किसी जगह बीकॉम सेकेंड ईयर में, किसी जगह बीकॉम थर्ड ईयर में, ठीक है ना। चलिए, तो शेयर कैपिटल अंश पूंजी, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ये क्या होता है। तो अंश पूंजी जो होती है उससे मतलब ये होता है कि कंपनी द्वारा अंश निर्गमन से प्राप्त पूंजी से है। मतलब कि कंपनी जो होती है जब अंशों का निर्गमन करती है, जो शेयर्स को इशू करती है, उससे जो भी कोई कैपिटल रिसीव्ड होती है तो उसको हम अंश पूंजी या शेयर कैपिटल कहते हैं। तो बहुत से जो व्यक्ति होते हैं या बहुत सी जो संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वो कंपनी की कैपिटल में अलग अलग अपने अमाउंट को कंट्रीब्यूशन या योगदान देती हैं। लेकिन इसमें से प्रत्येक व्यक्ति या संस्था के लिए हम जो है प्रत्येक व्यक्ति या संस्था के लिए अलग अलग कैपिटल अकाउंट को नहीं बनाया जाता, अलग अलग कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया जाता। हम केवल जो है मतलब कंपनी जो है वो केवल संयुक्त पूंजी का था, जो ज्वाइंट कैपिटल अकाउंट है वो ही प्रिपेयर करती है, जिसे शेयर कैपिटल अकाउंट कहा जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब अंश पूंजी कितने प्रकार की होती है, तो ये आपने 12th में भी पढ़ी होगी। तो जो शेयर कैपिटल होती है, तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। एक होती है ऑथराइज पंजीकृत या अंकित पूंजी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉर्मल कैपिटल, है ना। तो ऑथराइज, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल, इससे मतलब उस कैपिटल से होता है जो पार्षद सीमा नियम में लिखी होती है। इंग्लिश में हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो जो पार्षद सीमा नियम में लिखी होती है, ये कंपनी की जो होती है अधिकतम पूंजी होती है, जिससे अधिक के अंश कभी भी कंपनी अपनी जीवन काल में निर्गमित नहीं कर सकती। मतलब ये है कि जो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, तो वो जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है, नोट होती है,
तो जब तक कंपनी चलती रहेगी, ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है ना, अधिकतम पूंजी। तो जब तक कंपनी चल रही है, जैसे मान लीजिए जियो कंपनी चल रही है या आइडिया कंपनी चल रही है, तो जब तक ये कंपनी बंद नहीं हो जाती है ना, तो जब तक कंपनी चल रही है तो इससे ज़्यादा के शेयर्स को कभी भी अपने जीवन में इशू नहीं कर सकती। सेकंड होती है इशूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी। अब निर्गमित पूंजी क्या होती है? तो जो अधिकृत पूंजी है, ऑथराइज्ड कैपिटल जो होती है, उसका ऐसा भाग, ऐसा पार्ट जो वास्तव में पब्लिक को इशू किया जाता है ना, पब्लिक को जारी किया जाता है, तो वो निर्गमित पूंजी कहलाता है, उसे इशूड कैपिटल कहते हैं। और जो भाग इशू नहीं किया जाता, उस कैपिटल का जो भी पार्ट इशू नहीं किया जाता, तो उसको हम अनइशूड कैपिटल कहते हैं, जिसे बाद में इशू किया जाता है। ठीक है। थर्ड होता है सब्सक्राइब कैपिटल, प्रार्थित पूंजी, ये भी आपने सुना होगा। तो जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है, तो प्रार्थित पूंजी यानी कि जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो निर्गमित पूंजी इशूड कैपिटल का वो पार्ट होती है जिसके लिए एक्चुअल में लोगों से, पब्लिक से जो एप्लीकेशन है, प्रार्थना पत्र हैं, वो प्राप्त हों। ठीक है। उदाहरण भी देखिए दिया है आपके समझने के लिए। यदि जनता को, पब्लिक को 100 रुपये वाले 13,000 शेयर्स जो हैं वो ऑफ़र किए गए हैं, प्रस्तावित किए गए हैं, और जनता जो है, लोग जो हैं, पब्लिक जो है, वो केवल 12,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन भेजती है, तो 12,000 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो 12 लाख रुपए जो होगी वो आपकी प्रार्थित पूंजी, सब्सक्राइब कैपिटल होगी। ठीक है। तो इसको अगर आप देखना चाहें तो इसको भी जो है दो शीर्षकों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये भी दो टाइप की होती है। तो एक तो जो होती है वो होती है सब्सक्राइब्ड और फुल्ली पेड अप, है ना, प्रार्थित और पूर्ण चुकता, और दूसरी होती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, प्रार्थित परंतु पूर्ण चुकता पूंजी। अब इसका मतलब क्या होता है, जरा इसको भी समझ लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि ये मैं जो आपको क्लास उस हिसाब से दे रहा हूँ, जैसे क्लास में आप जाते हैं और टीचर आपको टॉपिक वाइज समझाते हैं, तो वो इतनी डिटेल में क्लास में भी आपको नहीं समझाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए बच्चे जो हैं वो अपना रहते हैं कि सर थ्योरी ज़्यादा मत पढ़ाओ, बस न्यूमेरिकल कराओ। बस न्यूमेरिकल बच्चों के कमज़ोर रह जाते हैं क्योंकि उनको थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। और अब तो क्योंकि एमसीक्यूज़ का टाइम है तो एमसीक्यूज़ आते हैं, तो एमसीक्यूज़ क्लियर करने के लिए ये थ्योरी में आपको जो है क्लियर करवा रहा हूँ, है ना। तो ये आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो सब्सक्राइब्ड और फुल्ली पेड अप जो होती है, इसका मतलब ये होता है कि जब कंपनी द्वारा किसी शेयर का पूर्ण अंकित मूल्य, जिसे हम नॉमिनल और फेस वैल्यू कहते हैं, मंगा लिया जाता है, और जो शेयर होल्डर होते हैं वो उसको चुकता भी कर देते हैं, यानी कि पेड भी कर देते हैं, तो उसे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप पूंजी कहा जाता है। क्लियर है? फिर से बता देता हूं। जब कोई कंपनी किसी शेयर की जो फेस वैल्यू होती है उसको अगर मंगा लेती है अपने शेयर होल्डर से, और शेयर होल्डर जो होते हैं अंशधारी उसको जो है चुकता भी कर देते हैं, पेड अप भी कर देते हैं उसको, तो उसे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कहते हैं। ठीक है। तो इसका जो है एक ये बैलेंस शीट में जो है हम इसको इस तरीके से भी शो कर देते हैं। तो एक देख लीजिएगा, बहुत ही शॉर्ट में ये न्यूमेरिकल है कि द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ आराध्या लिमिटेड इज ₹25 लाख डिवाइडेड इंटू 2005 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है। आउट ऑफ दीज द कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक। द public applied for 90,000 equity shares and all the money was duly received. How will you show the share capital account in the balance sheet of the company? Also prepare notes to accounts for the same. तो ये एक एक्सट्रैक्ट दिखाया है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ आराध्या लिमिटेड, है ना। तो एक परफॉर्मा भी देख लीजिएगा कि देखिए 90,000 है इक्विटी शेयर्स। ठीक है। अब इसमें जो है 10 रुपीज़ का आपका शेयर्स हो गया, तो जब आप
25 लाख को 2,50,000 से डिवाइड कर देंगे तो 10 रुपये का एक शेयर होता है। वो दे भी रखा है क्वेश्चन में, आपको नहीं भी दे रखा तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसको डिवाइड करके। तो देखिए, जब आप बैलेंस शीट का परफॉर्मा ये है ना, कि एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ आराध्य लिमिटेड किस तरीके से हम शो करते हैं, तो ये स्टार्टिंग है। तो जो फर्स्ट हेड होता है वो होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें शेयर होल्डर्स फंड आपको शो करना है पर्टिकुलर्स के कॉलम में, ठीक है। तो नोट नंबर 1, तो नोट नंबर 1 भी है इसमें। अब अगला कॉलम होता है अमाउंट करंट ईयर का, और उससे अगला कॉलम होता है अमाउंट प्रीवियस ईयर का। तो पहली बात तो आप परफॉर्मा बनाना सीख लें सभी स्टूडेंट्स की, ये जो फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है। तो फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स का, सेकंड होता है नोट नंबर का, थर्ड होता है अमाउंट जो होता है वो करंट ईयर का होता है रुपीस में, और जो फोर्थ कॉलम होता है वो अमाउंट होता है प्रीवियस ईयर का रुपीस में, ठीक है। तो शेयर कैपिटल क्योंकि 90,000 शेयर्स हैं और 10 रुपीज़ का ईच है, तो आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया उसको, ठीक है। तो 9 लाख, तो वो आपका करंट ईयर अमाउंट, करंट ईयर का जो कॉलम है इसमें आपने शो कर दिया। अब ये जो नोट दे रखा 1 नंबर, तो अब नोट्स टू अकाउंट को भी आप समझ लीजिए कि वो कैसे है। अब शेयर कैपिटल मीन्स, देखिए सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल, जो मैंने आपको अभी थ्योरी समझाई थी, शेयर कैपिटल जो है प्रकार होती है, तो सबसे पहले उसके काइंड्स में, टाइप्स में सबसे पहले क्या आया था, ऑथराइज कैपिटल आया था। तो ऑथराइज कैपिटल क्या हो गई कि 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये ऑथराइज कैपिटल हो गई। तो 25 लाख हो गया, है ना, मल्टीप्लिकेशन करके। फिर ऑथराइज कैपिटल के बाद ही क्या आती है, इशूड कैपिटल आती है। तो मैंने आपको ये बताया था कि अधिकृत पूंजी या इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो एक्चुअली पब्लिक को इशू किया जाता है, जारी किया जाता है, तो वही जो है निर्गमित पूंजी या इशूड कैपिटल कहलाता है ना। तो अब इसमें से देखिए, जो इशू किया वो क्वेश्चन में 1 लाख था, मैं आपको यहाँ फिर से शो कर देता हूँ। देखिए सेकंड लाइन में लिखा है कि आउट ऑफ दीज द कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक। तो 1 लाख दे रखा है आपको। तो अब आपने यहाँ क्या किया कि ऑथराइज कैपिटल के नीचे आपने मेंशन किया इशूड कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो मल्टीप्लिकेशन कर लिया, 10 लाख आ गए, ठीक है। थर्ड नंबर पे मैंने आपको क्लियर किया था सब्सक्राइब कैपिटल, तो वो क्या कहा था कि सब्सक्राइब कैपिटल वो होती है, इशूड कैपिटल का वो पार्ट होती है जिसके लिए एक्चुअल में पब्लिक से एप्लीकेशन रिसीव्ड होती हैं। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड किसके लिए हुई हैं, तो हमने हेडिंग मेंशन करी सब्सक्राइब्ड एंड फुल पेड। तो 90,000 जो इक्विटी शेयर्स थे, ठीक है, तो 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो मल्टीप्लिकेशन करके आ गया आपका 9 लाख, है ना। तो ये आपका जो वेरी शॉर्ट न्यूमेरिकल या शॉर्ट न्यूमेरिकल आते हैं, तो ये बहुत मैंने आपको बिल्कुल सिंपल ये एक न्यूमेरिकल क्लियर किया है कि इस तरीके से हम बैलेंस शीट जो है वो शो करते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको, अगर क्लियर ना हुआ तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, बी क्या होता है आपका, बी होता है प्रार्थित परंतु पूर्ण चुकता नहीं, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अब इसका मतलब क्या है कि अंशों को जो प्रार्थित परंतु पूर्ण चुकता नहीं, तो निम्नलिखित 2 कंडीशन होती हैं, उसमें कहा जाएगा। वो 2 कंडीशन कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब कंपनी ने अंशों का, शेयर्स का जो पूर्ण अंकित मूल्य है, यानी कि जो नॉमिनल और जो फेस वैल्यू है वो मंगा तो लिया है, लेकिन अंशधारी ने, जो शेयर होल्डर हैं, उन शेयर होल्डर्स ने इसमें से कुछ भी अमाउंट को पेड अप नहीं किया है, यानी चुकाया नहीं है। और दूसरी कंडीशन होती है कि जब कंपनी ने शेयर्स का जो पूर्ण अंकित मूल्य, यानी कि जो नॉमिनल और जो फेस वैल्यू होती है, वो नहीं मंगाया है। तो 2 कंडीशन हो गई। एक तो जब कंपनी जो है फेस वैल्यू जो है वो मंगा रही है, तब शेयर होल्डर ने पेड नहीं किया, है ना, कुछ भी अमाउंट। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब कंपनी ने अंशों का जो फेस वैल्यू होती है वो मंगाई ही नहीं है। तो 2 कंडीशन हो गई, ठीक है। अब इसका भी मैं आपको एक न्यूमेरिकल जो है वो क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना।
ताकि आपको जब आप क्वेश्चंस करें एमसीक्यूज क्वेश्चंस तो आप बैलेंस शीट जो है वो इस तरीके से प्रिपेयर कर सकें। X Limited was registered with the authorized capital of 2 lakh equity share of rupees 10 each. The company offered 1,50,000 shares to the public for subscription at a premium of 20%. Applications for 1,45,000 shares were received and allotment was made to all applicants. All calls were made and were duly received except the final call of ₹3 on 5,000 shares। ठीक है, तो बहुत ही स्टार्टिंग का आपका क्वेश्चन है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि प्रेजेंट द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब आपको एक्स लिमिटेड की जो इसमें बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है, डेट क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट है ना। अगर आपको डेट दे देता है तो डेट आप यहाँ मेंशन कर लेंगे। तो अब अगर आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से स्टडी करें तो इसमें जो थर्ड लाइन है देखिए यहाँ पर अब कंडीशन क्या है कि क्वेश्चन में जो आपको शेयर कैपिटल शो की गई है, अब वो शेयर कैपिटल कैसे आएगी तो मैं ये बता देता हूँ आपको। तो देखिए लास्ट एग्जाम्पल की तरह सबसे पहले आपका कॉलम क्या आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का, तो उसमें आप शो करते हैं शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल है ना। अब नोट नंबर, अब इसमें नोट नंबर 1 ही है तो आपने 1 मेंशन कर दिया, ठीक है। करंट ईयर आपके पास अमाउंट अभी ये मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आया है ना, और फिर उसके बाद कॉलम बनता है आपका प्रीवियस ईयर का। तो अब ये देखेंगे अमाउंट आपका कैसे आया, तो आप नोट्स टू अकाउंट में देखिए इस तरीके से आप सबसे पहले अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैसे आएगा, तो सबसे पहले आपका आ गया शेयर कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है 2 लाख इक्विटी शेयर्स जो कि 10 रुपीज़ की है, तो आपने सबसे पहले क्या शो किया, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मल्टीप्लिकेशन कर दी 20 लाख आ गए। ऑथराइज कैपिटल के बाद नंबर किसका आता है, इशूड कैपिटल का। तो इशूड कितने की है, इशूड की है 1,50,000, तो ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो आपने मल्टीप्लिकेशन कर ली 15 लाख का अमाउंट आ गया। अब जो आपको थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में ध्यान देना है वो देना है सब्सक्राइब्ड कैपिटल पर। तो सब्सक्राइब कैपिटल आपने हेडिंग सबसे पहले मेंशन करी। अब उसमें क्वेश्चन में देखिए दे रखा है कि मैं आपको एक बार दोबारा से पढ़वा देता हूं क्वेश्चन को, जरा आप यहां फिर से देख लीजिएगा कि एप्लीकेशन फॉर 1,45,000 शेयर्स were received and allotment was made to all applicants. All calls were made and were duly received except the final call of ₹3 on 5,000 shares। ये बात क्लियर है। तो आपने 1 लाख जो आपके ये शेयर्स थे, ठीक है ना, तो अमाउंट क्या आ गया आपका 1,40,000, तो आपके इक्विटी शेयर्स आ गए। तो 1,40,000 आपके ये इक्विटी शेयर्स आ गए जो कि 10 रुपीज़ ईच फुल्ली कॉल्ड अप, तो आपने मल्टीप्लिकेशन कर ली तो वो आपका अमाउंट आ गया 14 लाख। ये बात क्लियर है। अब क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि जो फाइनल कॉल है एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ₹3, तो जो 5,000 शेयर्स जो हैं तो उसकी फाइनल कॉल जो है उसकी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है और उसका रेट है 3 रुपये का। तो आपने क्या किया कि सबसे पहले वो जो 5,000 इक्विटी शेयर्स थे, ठीक है, 10 ईच फुली कॉल्ड अप, तो 5,000 की सबसे पहले तो आपने 10 से मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो कितना अमाउंट आ गया 50,000 आ गया, ठीक है। अब कॉल्स इन एरियर्स की कंडीशन यहाँ पर हो गई, तो लेस कॉल्स इन एरियर्स, तो कॉल्स इन एरियर्स को आपको लेस करना है, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर को जब आपने लेस किया तो क्वेश्चन में कितने कह रहा है 5,000 शेयर्स की पेमेंट नहीं हुई है और 3 रुपये रेट है, तो आपने 5,000 शेयर्स को 3 रुपये से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रेट कितना आ गया 50,000। तो आपने
50,000 रुपये में से 15,000 रुपये को माइनस कर लिए, ठीक है। उसके बाद 35,000 रुपये आपके आ गए। अब 14 लाख में आपने 35,000 को ऐड कर दिया, तो आपका अमाउंट कितना आ गया? 14,35,000। ये बात क्लियर हो गई। मैं फिर से बता देता हूँ ये वाला अमाउंट। सबसे पहले क्योंकि 1,45,000 दे रखा है और 5,000 की जो है वो पेमेंट नहीं हुई है, तो आपने सबसे पहले तो 1,40,000 को आपने शो करना है, 10 से मल्टीप्लिकेशन करके 14 लाख का अमाउंट आ गया। उसके बाद आपने सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड कैपिटल में 50,000 इक्विटी शेयर की मल्टीप्लाई करी 10 से, है ना, 10 रुपीज़ रेट है तो 50,000 आ गया। उसके बाद कॉल्स इन एरियर्स को माइनस कर दिया क्योंकि 3 रुपये रेट है, तो 5,000 को आपने 3 रुपये से मल्टीप्लाई किया तो 15,000 आ गया। माइनस कर देंगे 35,000 आ गया, तो 14,35,000 आपका जो ये आया आंसर, तो वो ही आपने आंसर यहाँ पे अपना अमाउंट, आंसर यानी जो अमाउंट है वो करंट ईयर में अपना यहाँ पर शो किया है 14,35,000, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये न्यूमेरिकल्स हैं, है ना। तो मैं बीच बीच में आपको कुछ जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं आपको क्लियर करूँगा। ये एक न्यूमेरिकल और है, तो जब आगे मैं न्यूमेरिकल क्लियर कराऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो अभी थोड़ा सा मैं थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इससे आगे की। चलिए, 4th नंबर पर होती है हमारी याचित पूंजी, जिसे हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। अब ये क्या होती है? कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब यानी कि जो याचित पूंजी होती है उससे मतलब ये होता है कि वो प्रार्थित पूंजी जो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है, उसके उस पार्ट से है जो कि संचालकों द्वारा, इंग्लिश में डायरेक्टर्स बोलते हैं, जो कि डायरेक्टर्स जो होते हैं वो शेयर होल्डर से मंगाते हैं, ठीक है। फिर से बता देता हूं कि जो कॉल्ड अप कैपिटल होती है वो होती है, वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल के प्रार्थित पूंजी के उस पार्ट से होती है, उस भाग से होती है जो कि डायरेक्टर्स द्वारा शेयर होल्डर से मंगाई जाती है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यदि 100 रुपये वाले 12,000 शेयर्स पर अगर डायरेक्टर्स 60 रुपये प्रति अंश मंगवाते हैं तो जो कॉल्ड अप कैपिटल है वो कितनी हो गई? 7,20,000 रुपये, ठीक है। 12 6 72, तो 7,20,000 रुपये होगी। अब जो बैलेंस अमाउंट बच गया 40 रुपये प्रति शेयर्स के हिसाब से, तो हम इसको अयाचित पूंजी कहेंगे, यानी कि अनकॉल्ड अप कैपिटल कहेंगे, ठीक है। 5th होती है आपकी चुकता पूंजी, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में पेड अप कैपिटल। अब पेड अप कैपिटल क्या होती है? पेड अप कैपिटल जो होती है वो कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट होती है जो शेयर होल्डर से रिसीव्ड हो गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पेड अप कैपिटल क्या होता है? जो कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट होता है जो शेयर होल्डर से प्राप्त हो गया, रिसीव्ड हो गया है। प्रायः जो मांगी गई जो पूंजी होती है, जो कॉल्ड अप कैपिटल होती है, और जो आपकी पेड अप कैपिटल होती है, उसकी जो अमाउंट है वो बराबर ही होती है, ठीक है ना, वो इक्वल होती है, सिवाय इसके कि कुछ जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो मांगी गई जो राशि होती है उसकी जो पेड ना चुका, यानी कि उसकी राशि को, उसके अमाउंट को ना चुका पाएँ। तो ये जो ना चुकाई गई जो अदत्त याचना है, इसको हम कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, जो ना चुकाई गई राशि अदत्त याचना कहलाती है, ठीक है। ना चुकाई गई राशि, जो पेमेंट पेड नहीं किया जाता, ठीक है, तो उसको हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं। यदि कॉल्ड अप कैपिटल का अमाउंट 8 रुपये पर शेयर है और किसी शेयर होल्डर ने 5 रुपये पर शेयर को चुकाए हैं, तो जो 5 रुपये का अमाउंट हो गया ये तो आपका पेड अप कैपिटल हो गया, ठीक है। तो मांगी गई कैपिटल में से तो ये जो अदत्त याचना की राशि, अदत्त याचना मतलब कॉल्स इन एरियर्स को जब हम माइनस करते हैं तो चुकता पूंजी बच जाती है, पेड अप कैपिटल बच जाती है, ठीक है। चलिए एक और बता देता हूँ उसमें 6 कैपिटल, बाकी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, थोड़ी थोड़ी क्लास में ऐसे चलता है। तो एक आपका ये होता है आरक्षित या संचित पूंजी, आपने बहुत सुना होगा, इसे हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल, है ना, इंग्लिश में।
तो कंपनी अधिनियम 2013 की जो धारा है, सेक्शन है 65, वो ये कहती है कि केवल एक अंश पूंजी वाली असीमित कंपनी, यानी जो अनलिमिटेड कंपनी होती है, तो वह सीमित कंपनी में जब चेंज होती है, परिवर्तित होते समय, तो जो रिजर्व कैपिटल रख सकती है। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी एक प्रस्ताव पास करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेक्शन जो है 65 उसको आपको याद रखना जरूरी है कि केवल एक अंश पूंजी वाली जो असीमित कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी होती है, तो वो सीमित कंपनी में, लिमिटेड कंपनी में जब उसको चेंज करना होता है तो वो रिजर्व कैपिटल रख सकती है, बट उसको एक प्रस्ताव, प्रपोजल पास करना होगा। अब वो प्रपोजल क्या है तो वो देख लीजिएगा। 2 कंडीशन है इसमें। एक कंडीशन ये है कि जो प्रत्येक शेयर का जो अंकित मूल्य है, जो नॉमिनल अमाउंट होता है, उसको इंक्रीज करके, बढ़ा करके अपनी जो अंकित पूंजी होती है, जो अपनी फेस वैल्यू, जो नॉमिनल अमाउंट होती है, उसमें वो इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। और ये निर्धारित कर सकती है कि जो बढ़ी हुई पूंजी के किसी भी भाग को, यानी कि जो अमाउंट इंक्रीज किया गया है उसके किसी भी पार्ट को समापन को छोड़कर अन्य किसी भी दशा में मंगाया नहीं जाएगा, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि यह भी निर्धारित कर सकती है कि मांगी गई कैपिटल के किसी भी निश्चित भाग को, किसी भी फिक्स्ड पार्ट को समापन को छोड़कर, लिक्विडेशन को छोड़कर अन्य किसी भी दशा में मंगाया नहीं जा सकता। तो ये दोनों कंडीशन जो है वो याद रखनी है। तो ऐसी कंडीशन में जो नंबर 1 है, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, जो कि कैपिटल बढ़ी हुई है, इंक्रीज कैपिटल है। और जो नंबर 2 कंडीशन है, उसमें ना मांगी गई जो कैपिटल है उसको फिक्स भाग को संचित पूंजी कहा जाता है, रिजर्व कैपिटल कहा जाता है। ये केवल कंपनी के समापन के समय लेनदारों के लिए उपलब्ध रहती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो रिजर्व कैपिटल होती है वो केवल कंपनी का जब लिक्विडेशन होता है, जब कंपनी समाप्त हो जाती है, तो उसके समय केवल जो उसके लेनदार होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, तो उसके लिए ये अवेलेबल होती है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये आज आपकी क्लास 3 थी। तो ऐसे ही मैं आपको समझाता जाऊँगा। तो थ्योरी के हमारे कई लेक्चर जैसे ही हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है मैं फिर आपके MCQs पर आऊँगा, है ना। तो आप फिर MCQs की स्टडी कर सकते हैं। तो ये MCQs बहुत सारे मेरे पास हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सेम MCQs। तो इसमें मैं आपको जर्नल एंट्री भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो बाद में न्यूमेरिकल भी मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से कुछ, क्योंकि न्यूमेरिकल CCS यूनिवर्सिटी में तो MCQs पैटर्न आता है, लेकिन अदर यूनिवर्सिटीज़ में MCQs पैटर्न नहीं है, वहाँ पे डिटेल में है, और कोर्सेज में भी, है ना। BBA है जो, वहाँ पर भी डिटेल में है। तो न्यूमेरिकल भी हम इसको में सीखेंगे, बट थ्योरी के बाद हम MCQ सीखेंगे। जब ये खत्म हो जाएंगे फिर हम न्यूमेरिकल सीखेंगे, ठीक है व्यूअर्स। तो इसकी आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। 3 उसमें क्लासेज हो चुकी हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, डिटेल स्टडी, और मेरा चैनल नेम याद रखिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो बहुत जल्दी मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी शुरू करने जा रहा हूँ, तो उसकी भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है व्यूअर्स। थैंक यू।